वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। चलिए आज का ये क्यूट सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मरमैन और नयान दोनों अपने अपने बेड पर लेटे होते हैं और उन दोनों के बेड एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। इसके बाद नयान के पास एक साइंटिस्ट आता है और बोलता है, ये ओमेगा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ना। तुम जानते हो ना कि एनेस्थीसिया के बाद किसी को भी पेन फील नहीं होता, मगर इस ओमेगा ने खुद को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर लिया है कि ये अभी भी पेन में है। तुम्हें इसे कंसोल करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर नयान बोलता है, ठीक है मैं ये कर लूँगा। इसके बाद नयान हमारे मरमैन की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, इसने खुद को बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड किया है। यहाँ तक कि ये साइंटिस्ट भी बोल रहा है कि मुझे इसे कंसोल करना चाहिए ताकि इसकी पेन कम हो सके। इसके बाद नयान अपने हाथ को मरमैन की टेल की तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से उसके ज़ख्म को टच करता है और मन में सोचता है, लगता है इसने अपना डिफेंस करते हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियसली फाइट बैक की है। जब भी कोई इसे टच करता है ये हर बार अपना डिफेंस करते हुए खुद को बचाने लगता है। ये सब सोचते हुए वो अपने हाथ को हमारे मरमैन के हाथ के करीब ले जाने लगता है, जिसे ऐसा करता देखकर हमारा मरमैन जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लेता है। इसके बाद वो अपने हाथ को अपने फेस के करीब लेकर जाता है और अपने हाथ पर जोर से बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद वो दोबारा से अपने हाथ को नयान के हाथ के करीब लेकर जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वे में उसके हाथ को पकड़ लेता है। हमारे मरमैन के ऐसे करने की वजह से नयान थोड़ा सा हैरान होते हुए हमारे मरमैन की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है, इसके हाथ का टेम्परेचर काफ़ी लो है मगर इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। ये सिर्फ इतना ही कूल फील हो रहा है जितनी कि गर्मियों के वक्त में सुबह की हवा ठंडी होती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। नयान हमारे मरमैन की शैल को उस रुमाल से बाहर निकालता है और उसे टच करते हुए सोच रहा होता है, शायद जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं उसी वक्त उससे प्यार करने लगा था। इसके बाद वो आहिस्ता से चलते हुए हमारे मरमैन के बेड के करीब जाता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतारते हुए ज़ोर से बोलता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि हमारा मरमैन अपनी टेल में छुपा होता है। इसके बाद नयान हमारे मरमैन को उसकी टेल से बाहर निकालते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है, का ज़ख्म इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं उसे इस अरीना में क्यों लेकर आया। इसके बाद वो हमारे मरमैन की टेल को पकड़ते हुए अपने फेस के करीब करता है और काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए मन में सोचता है, मुझे प्रेसिडेंट की बात सुन लेनी चाहिए थी, मुझे लेनबॉ को उन्हें दे देना चाहिए था ताकि वो अच्छे से इसका एग्जामिनेशन कर पाते और सही से इसका ख्याल रखते। इसके बाद वो हमारे मरमैन को उसकी टेल से बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि हमारा मरमैन सो रहा होता है। नयान हमारे मरमैन को हक करता है और मन में सोचता है, ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। उस एक्सपेरिमेंटल रूम में जो भी अल्फ़ा इसके साथ होता होगा वो ज़रूर इससे प्यार करने लग जाता होगा और ना ही कोई अल्फ़ा इसे टच किए बिना रह पाता होगा। इसके बाद वो हमारे मरमैन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, यहाँ से जाने के बाद अगर तुमने मुझे छोड़कर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने घर के बेसमेंट में बंद कर दूंगा और हर रोज़ तुम्हें खाना खिलाने के लिए और तुम्हें कंपनी देने के लिए तुम्हारे पास आऊँगा। यही वो रास्ता है जिसकी वजह से कोई भी तुम्हारे बारे में मालूम नहीं कर पाएगा और ना ही तुम्हें मुझसे दूर ले जा सकेगा। ये बोलते हुए वो काफ़ी प्यार से हमारे मरमैन को हक करता है और वहीं हक करते हुए सो जाता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारा मरमैन आहिस्ता से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो नयान को अपने करीब सोया हुआ देखकर सोचने लगता है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा लगता है कि जब कोई पेरेंट अपने बच्चे को मारता है और रात को उसके सोने के बाद उसके रूम में जाता है ताकि वो उसकी बट पर अपने स्लैप के निशान देख पाए। इसके बाद वो नयान की नेक पर अपनी बाइट का निशान देखता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगता है और आहिस्ता से अपने हाथ से उसे टच करता है। इसके बाद हमारा मरमैन नयान को देखते हुए मन में सोचने लगता है, हमने सिर्फ 3 ही सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, अब तो ये लिटिल अल्फ़ा काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लगने लगा है। इसके फेस के ऊपर थोड़े थोड़े डार्क निशान हैं जो कि शायद इसे अपने मिशन के दौरान लगे होंगे। ये कोई स्नो वाइट की तरह तो नहीं लग रहा और ना ही इतना ज़्यादा डेलिकेट है जितना कि ये ब्रीडिंग बॉक्स में होता था, मगर स्टिल अभी भी ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसके बाद हमारा मरमैन अपना मुंह बनाते हुए अपने बाजुओं को फोल्ड करता है और सोचने लगता है, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो गया है मगर इसने बहुत सी बैड हैबिट भी अडॉप्ट कर ली हैं। ये स्मोकिंग करता है, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। इसके बाद हमारा मरमैन नयान की गाल को पकड़ते हुए पिंच करता है और खींचते हुए बोलता है, मैं बस ये समझ नहीं पा रहा कि उस वक्त इस सॉफ्ट वाइट लाइन ने अपने बड़े बड़े दांतों के साथ मुझे बाइट क्यों नहीं की। ये मुझे बाइट करने के बजाय सिर्फ अपने फेरोमोन्स को यूज़ कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मरमैन
न्यान को काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने लगता है, मगर उसकी कोई भी बात क्लियर नहीं होती। बस हमें इतना पता लग रहा होता है कि वो उसके साथ फ़ाइट कर रहा है। फ़ाइट करने के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा होता है, मगर हमारा न्यान तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुन पाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है। काफ़ी देर तक इसी तरह बातें करने के बाद हमारा मरमैन न्यान को उठाने का ट्राई करता है, मगर न्यान तो उठने की बजाय नींद में ही हमारे मरमैन को अपने साथ लेटाता है और उसे ज़ोर से हक कर लेता है। हमारे न्यान के ऐसा करने की वजह से हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है और ख़ुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगता है। इसके बाद हमारा मरमैन खुद को छुड़ाते हुए अपनी टेल के साथ ज़ोर से न्यान को हिट करता है और उसे बेड से नीचे गिरा देता है। ज़मीन पर गिरने की वजह से न्यान के सर पर चोट लगती है और वो अपने सर को रब करते हुए उसे बोलता है अब तुम्हारे साथ क्या मसला है। फिर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है तुम मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। इसके बाद न्यान खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए चिल्लाने लगता है और बोलता है रात को मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा टेक केयर की, मैंने अपने फेरोमोन्स भी रिलीज़ किए ताकि तुम्हें अच्छा लग सके और तुम मुझे किक कर रहे हो। जिसकी इतनी सारी बातें एक साथ सुनने की वजह से हमारे मरमैन को तो बिल्कुल भी समझ नहीं लगती और वो काफ़ी गुस्से में आने लगता है और वो अपनी टेल से न्यान को हिट करता है, मगर हम देखते हैं कि न्यान ने तो उसकी टेल को पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो हमारे मरमैन के करीब जाते हुए उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, कभी भी मेरे पेशेंस को मत आजमाना। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान मरमैन के ऊपर होता है और उसने अपने एक हाथ से मरमैन के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की तरफ किया होता है। इसके बाद उसकी नज़र हमारे मरमैन की इंजरी पर जाती है, जिसे देखकर न्यान हमारे मरमैन के करीब जाते हुए बोलता है क्या तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगा। इसके बाद वो हमारे मरमैन को छोड़कर पीछे होता है और अपने मन में कुछ इमेजिन करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है, जिसे ऐसा करता देखकर हमारे मरमैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ोर से अपनी टेल से हमारे न्यान को हिट कर देता है। इसके हिट करने की वजह से न्यान रोल करते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है और ज़ोर से ज़मीन पर जाकर गिरता है। इतने में हम देखते हैं कि लू उस रूम का डोर ओपन करते हुए अंदर दाखिल होता है और हमारे न्यान की ऐसी हालत को देखकर मन में सोचने लगता है मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस फिश के साथ एक ही रूम में नहीं रहा, वरना ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता। वो तो मुझे इतना मारता कि मेरा ब्लड तक निकलने लग जाता। इसके बाद वो थोड़ा वरीड होते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं कि न्यान तो ज़मीन पर पड़ा होता है और उसमें बिल्कुल भी कोई एनर्जी नहीं बचती। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यान थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है मैं अब किसी का भी इंतज़ार नहीं करने वाला, अब कौन ड्राइव करेगा, जल्दी आओ और ड्राइव करो। तुम बच्चों के साथ खेलने से तो बेहतर है कि मैं वापस जाकर अपने रूम में सो जाऊँ। इसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है। हम देखते हैं कि उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी लग रहा होता है। इसके बाद डू स्माइल करते हुए उसके पास आता है और उसे बोलता है कि आज मैं ड्राइव करूँ। वो अभी ये बोल ही रहा होता है कि उसे अपने पीछे से हमारे मरमैन की शैडो फील होती है, जिसे फील करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो अपने फेस को टर्न करता है और हमारे मरमैन की तरफ देखकर घबराते हुए स्माइल करता है और बोलता है ब्रदर क्या आप आ गए। हम हमारे मरमैन को देखते हैं जिसने काफ़ी गुस्से से अपने हाथों को फोल्ड किया होता है और उसके करीब से गुजरते हुए गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और ड्राइव करने लगता है। वो सभी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं कि अचानक लू की नज़र न्यान की नेक पर पड़ती है और वो बाइट के निशान को देखकर चलाते हुए बोलता है ये क्या है, तुम दोनों अभी तक मैरिड नहीं हो तो तुम दोनों ये कैसे कर सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर न्यान थोड़ा सा नोटी फेस बनाते हुए बोलता है तुम्हें किसने कह दिया कि नेट पर बाइट करने के लिए शादी करने की ज़रूरत है। न्यान की ये बात सुनकर लू काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और अपने एयर से अपने फेस को कवर करते हुए बोलता है मेरे डैड ने ऐसा बोला था, मेरे फादर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने बोला था कि एक फैल्कून है जो कि बैल्कून को पकड़कर उन्हें बाइट कर लेता है, मगर उन्हें बाइट करना तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि वो अपने फादर को बाइट कर रहे हो। जिसकी ये बात सुनकर न्यान बोलता है मुझे तो ऐसा लगा था कि अंकल को कोई भी इमोशन फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि वो हर वक्त इनहेबिटर में डूबे रहते हैं। बहुत ज़्यादा इनहेबिटर लेने की वजह से उनके इमोशन बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। जिसकी ये बात सुनकर लू काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए न्यान से पूछता है इसका क्या मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। जिसकी ये बात सुनकर न्यान हमारे मरमैन की तरफ देखने लगता है और उसे आंसर करता है कि इसका मतलब तो ये होता है कि जब तुम किसी को किस करना चाहते हो या उसके साथ कुछ फन करना चाहते हो, अगर वो दूसरा शख्स वो तो तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त ना दे। हमारा मरमैन जब न्यान के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रैशली ड्राइव करने लगता है। इसकी वजह से न्यान जल्दी से अपनी गन को बाहर निकाल कर पोजीशन ले लेता है और उसे लगता है कि शायद किसी ने इन पर हमला कर दिया है और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है।
जिसके ऐसा रिएक्शन करने की वजह से हमारा मरमन सहाय करने लगता है और उसके बाद वो गुस्से में आते हुए अपनी टेल के साथ हमारे न्यान को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, तुम किस। वो अटकते हुए बोल रहा होता है, जिस पर न्यान मन में सोचने लगता है, पता नहीं इसे मेरी बात की कितनी को समझ लगी है। इसके बाद न्यान हमारे मरमन के करीब जाते हुए थोड़ा सी स्माइल करता है और नोटी वे में बोलता है, हाँ मुझे वो किस बहुत थोड़ी लगी थी। इसे ये हमारी पहली फ़ाइट थी। जब हम घर वापस चले जाएंगे तो तुम यहीं से आगे अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यान बोल रहा होता है, इस बिल्डिंग में टोटल 3 एलिवेटर्स मौजूद हैं, जिनमें से 2 ऐसी हैं अगर हम उन्हें चूज़ करेंगे तो हम पास हो सकते हैं। इसके बाद वो डू को बुलाते हुए बोलता है, अब हमें यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए, तुम सीढ़ियों से ऊपर जाओ और अपने टास्क को कंप्लीट करो। इसकी ये बात सुनकर लू बोलता है, उन्होंने टास्क में क्या बताया था कि मुझे कौन से SLR कैमरास को फाइंड करना है। जिसकी ये बात सुनकर न्यान चिढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे स्कोर इनफ नहीं है? हम सब 2nd प्लेस पर हैं और हम जल्द ही गोस्ट ग्रुप को पीछे छोड़ने वाले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ये टास्क नहीं करने वाले। इसके बाद न्यान का ध्यान स्टेयर्स की तरफ जाता है, जहाँ पर कोई शख्स काफ़ी ज़्यादा जख्मी होते हुए स्टेयर्स पर आकर गिरता है। जिस शख्स को देखकर न्यान बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गोस्ट हंटिंग टीम का कैप्टन है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है और बताया जा रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1513 ने गोस्ट हंटिंग टीम के कुछ आदमियों को मार दिया है। जिसे सुनकर न्यान और वो बाकी सब काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। इसके बाद न्यान मन में सोचता है, एक्सपेरिमेंट 1513, वही स्नेक आई वुमन, क्या वो भी इस बिल्डिंग में है? वो सबको अपने पास बुलाते हुए मीटिंग करने का बोलता है। जब वो सब करीब आ जाते हैं तो न्यान बोलता है, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम मॉन्स्टर से लड़ सकें। चलो मैं तुम लोगों को इस मीटिंग के बारे में सही से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद वो चारों एक दूसरे के सर के साथ अपना सर जोड़कर एक दायरा बनाते हैं और न्यान बोलना शुरू करता है, हमारी टॉप प्रायोरिटी यही होगी कि हमने गोस्ट हंटिंग टीम को मरने से बचाना है। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर बाकी सब काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होते हैं, किसी को समझ नहीं लग रही होती कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद न्यान लाउड स्पीकर को बाहर निकालता है और गोस्ट हंटिंग टीम के कैप्टन के पास जाते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगता है, ब्रदर खुद पर काबू रखने की कोशिश करो, अगर तुम इस वक्त मर गए तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। और फिर वो उस कैप्टन को उसके कॉलर से पकड़कर उठाता है और ज़ोर से हिलाते हुए बोलता है, क्या तुमने उस स्नेक आई वुमन को देखा है? जिसके ऐसा करने की वजह से उस कैप्टन का सर चकराने लगता है और वो न्यान को बोलता है, तुम प्लीज़ मुझे टच मत करो। इसके बाद वो खुद को छुड़ाता है और स्टेज पर बैठते हुए बोलता है, मैं नहीं जानता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। और घबराते हुए बोलता है, हम पर किसी इनविजिबल चीज़ ने हमला किया था। जिसकी ये बात सुनकर न्यान बोलता है, कैप्टन उस वक्त तुम किस फ्लोर पर थे? जिसकी ये बात सुनकर वो कैप्टन काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, वहाँ एलिवेटर में कुछ तो था। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें।